हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 1 बायोटेक्नोलॉजी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा कोई भी टेक्निकल प्रोसेस या टेक्निकल नॉलेज जिसकी हेल्प से कोई भी हम नया प्रोडक्ट बनाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड करके नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं फार्मेसी फील्ड में? पहली है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब दो एनिमल्स, उनके हमने जीन्स आपस में आइसोलेट किए हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने एक ट्रांसजेनिक या फिर हम इसे रिकॉम्बिनेंट एनिमल भी बोलेंगे, उसे बना दिया। दूसरा जीन क्लोनिंग में, मतलब जीन क्लोनिंग मतलब किसी भी जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। मतलब हमारे डीएनए में एक ऐसी जीन होगी जैसे कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो जिन लोगों में इंसुलिन की कमी होती है उनमें उस जीन को ट्रांसफ़र करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे हम जीन क्लोनिंग से। सेकंड है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी और बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जिसमें इमोबिलाइज्ड एंजाइम होती है, मतलब ऐसी एंजाइम जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उसे प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, वो एंजाइम होती है। और एक एनालाइट होता है, उन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो नए सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। बायोसेंसर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज लेवल मेज़र करने के लिए, और आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी, थर्मोमीटर एट्सेट्रा, और टिश्यू इंजीनियरिंग। थर्ड जो है एप्लीकेशन वो है एग्रो बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिन्हें दो जो प्लांट्स हैं, जो पेरेंट प्लांट्स हैं, उनके जीन्स को जॉइन करके डीएनए में जॉइन करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है। ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे या फिर इनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इसलिए इन्हें बनाया गया होगा। सेकंड है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स, ताकि डिजीज़ ना लगे, कोई भी बीमारी ना हो हमारे प्लांट्स को और अच्छा यील्ड प्रोड्यूस करें। फोर्थ है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवेज में के थ्रू वेस्ट जो हमारा डंप कर दिया जाता था रिवर्स और सी वगैरह में, उसमें जो पोल्यूशन लेवल है उसे कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। सेकंड है पोल्यूशन कंट्रोल एंड बायो रेमेडीज़। फिर लास्ट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए एंजाइम्स का, डायग्नोस्टिक्स के लिए, और फूड टेक्नोलॉजी में, और मेटाबोलाइट्स बनाने में। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एंजाइम को एक सॉलिड सपोर्ट के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, मतलब जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी एंजाइम है वो डिग्रेड नहीं होती, मतलब उसे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम हमें बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ती। मेथड्स हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड। फिज़िकल में आ जाते हैं तीन मेथड, एडजॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट और एनकैप्सुलेशन। और केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग और कोपोलिमराइजेशन, जिसे हम क्रॉस लिंकिंग भी बोलते हैं। फिज़िकल प्रोसेसेस में पहला आ जाता है एडजॉर्प्शन मेथड। ये ओल्डेस्ट और सिंपल मेथड होता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का। एडजॉर्प्शन सबको पता ही है कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट आके बाइंड हो जाता है, सरफेस पे रहता है, वो बल्क फिनोमिना नहीं होता, वो बस सरफेस फिनोमिना होता है।
इस मेथड में जो एंजाइम है वो एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस पे, सपोर्ट के सरफेस पे एंजाइम आके बाइंड हो जाती है। पर यहाँ पे परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे वीक बॉन्ड फॉर्म होते हैं थोड़ी थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। वीक बॉन्ड जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गए और वेंडरवाल बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट है, यहाँ एंजाइम है, एंजाइम आके बाइंड होगी सॉलिड सपोर्ट के सरफेस पे। एडवांटेजेस होते हैं एडजॉर्प्शन के कि लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, हमें प्योर प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। और एंजाइम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। और कैपिटल कॉस्ट भी कम हो जाती है जब एंजाइम बार बार हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है कुछ एंजाइम्स की, वो लॉस्ट हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है या फिर पूरी लॉस्ट ही हो जाती है इमोबिलाइजेशन के बाद। सेकंड प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेसेस में एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट का आपको पता ही है, एक नाम से ही पता चल रहा है एंट्रैपमेंट की, कोई एंट्रैप हो गया, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया। तो इसमें वही है, एंजाइम जो यहाँ पे होती है वो हमारे मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप हो जाती है। कोई यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, बस एंट्रैप रहती है हमारे मैट्रिक्स के अंदर। एडवांटेजेस हैं, फास्ट मेथड होता है, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं उसके चांसेस कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस, लीकेज ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम ट्रैप हुई है हमारी मैट्रिक्स के अंदर वहाँ से वो लीक भी कर सकती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी हमारी, डिग्रेड हो जाएगी। और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन भी हो सकता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है। थर्ड है इनकैप्सुलेशन, ये थर्ड प्रोसेस होता है और लास्ट प्रोसेस होता है फिजिकल प्रोसेस इसमें इमोबिलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, जो हमारा एंजाइम होता है वो एक कैप्सूल के अंदर एंट्रैप हो जाता है। पहले तो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप हो रहा था, ये जैसे हमारा कोई कैप्सूल है, इसके अंदर एंजाइम एंट्रैप हो गया, कई सारे एंजाइम हैं वो एंट्रैप हो गए। जो हमारा कैप्सूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेमी परमेबल मतलब ये बस लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस करने में हेल्प करेगी, अपने मेम्ब्रेन से पास करने देगी। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें पास आउट नहीं करने देती है, बस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट करने देगी। इस मेथड की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है एंजाइम्स के। एडवांटेजेस होते हैं कि लार्ज क्वांटिटी एंजाइम की हम इमोबलाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस से। और डिसएडवांटेजेस की पोर साइज़ लिमिटेड होता है, जो पोर्स होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में वो अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मूव करने में, लार्ज मॉलिक्यूल्स को वो पास आउट नहीं होने देते। फिर आ जाता है फोर्थ प्रोसेस, ये केमिकल में आ जाता है। केमिकल में फर्स्ट है और वैसे टोटल फोर्थ मेथड है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड हमें सब पता ही है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे एंजाइम और सॉलिड सपोर्ट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिन जो हेल्प करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसे कि अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फोहाइड्रिल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप। एडवांटेजेस होते हैं इस प्रोसेस के कि लीकेज नहीं होता एंजाइम का, और हीट सेंसिटिव प्रोसेस होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो भी जाएगा तो हमारी जो एंजाइम है उसमें कोई कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं आएगा और अनरिएक्टिव नहीं होगी वो। डिसएडवांटेजेस होते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो प्रोसेस होता है कोवलेंट बॉन्डिंग, उसकी वजह से कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं एंजाइम में, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है। फिफ्थ है क्रॉस लिंकिंग और कोपॉलीमराइजेशन। ये लास्ट प्रोसेस है हमारा, ये भी केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम है वो तो प्रेजेंट होगी, पर जो सॉलिड सपोर्ट है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे जो एंजाइम है वो आपस में ही क्रॉस लिंकिंग करती हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती हैं आपस में और एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। एडवांटेजेस हैं, लीकेज नहीं होती और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंजाइम्स की। डिसएडवांटेजेस हाई कॉस्ट और जो
चेंजेस हो सकते हैं हमारे एक्टिव साइट जो एंजाइम में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उस एक्टिव साइट में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। ये है बीच में हमारी एंजाइम। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एंजाइम डायरेक्टली बाइंड हो जाती है। ये है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में जो मैट्रिक जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है कैप्सूल की, उसके अंदर एंजाइम बाइंड हो, उसके अंदर एंजाइम ट्रैप हो जाती है। एनट्रैपमेंट है थर्ड। एनट्रैपमेंट में मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाती है एंजाइम। और कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ये सॉलिड और सपोर्ट के बीच में। और लास्ट है ये क्रॉस लिंकिंग, जिसमें एंजाइम आपस में ही क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेती हैं स्टेबिलिटी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बायोसेंसर, राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। बायोसेंसर एनालिटिकल डिवाइस होता है जिसमें इमोबिलाइज्ड एंजाइम प्रेजेंट होती है और एक एनालाइट प्रेजेंट होता है। जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिजिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल्स। और इन सिग्नल्स का हम यूज़ करते हैं कोई भी डिवाइस से, जैसे कि ग्लूकोमीटर हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, थर्मोमीटर्स हो गए, एलिसा टेस्ट हो गया, इन सब टेस्ट में यूज़ करते हैं। वर्किंग क्या है बायोसेंसर्स की, सबसे पहले होता है एनालाइट। एनालाइट के बाद होता है बायो रिसेप्टर, जिसके अंदर इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स होती है। एनालाइट और इमोबिलाइज्ड एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन होता है तो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसड्यूसर उसे उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, जिसके अंदर फोटो डायोड और पीएच इलेक्ट्रोड होता है। फिर होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो हमारे सिग्नल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं स्क्रीन पे। जो बायोसेंसर है वो वर्क करता है प्रिंसिपल पे सिग्नल ट्रांसडक्शन के। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बायोसेंसर्स के, एनालाइट, बायोरिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जिसे एम्पलीफायर भी बोलते हैं, और डिस्प्ले स्क्रीन। जो स्पेसिफिक एनालाइट होता है वो रिएक्ट करता है इमोबिलाइज्ड एंजाइम से, जो कि प्रेजेंट होती है बायोरिसेप्टर के अंदर। जो ट्रांसड्यूसर है वो हीट मेज़र करता है, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस, जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं एनालाइट और इमोबिलाइज्ड एंजाइम से, उन्हें डिटेक्ट करता है ट्रांसड्यूसर। जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। जितना ज़्यादा अमाउंट एनालाइट का प्रेजेंट होगा उतने ही ज़्यादा सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे। फिर जो एम्पलीफायर है वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर लास्ट में सिग्नल्स डिस्प्ले हो जाती हैं हमारे डिस्प्लेइंग यूनिट में, या फिर स्क्रीन बोल सकते हैं उसे। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटीन इंजीनियरिंग और एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग मतलब ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें हम, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और एक नया बैटर और एक नया ऐसा बैटर उसमें चेंजेस करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, जिसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर में। मॉडिफिकेशन करने के कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और या फिर केमिकल्स का यूज़ करके उसके स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस कर दिए, और फिर उसे प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसका जो यूज़ है या तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा या फिर उसमें म्यूटेशंस हो रही होंगी, उसे रोकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स क्या होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग के, म्यूटाजेनेसिस होता है और डीएनए शफलिंग होता है। म्यूटाजेनेसिस मतलब जीन्स में हम चेंज करेंगे, या तो उसे रिमूव करेंगे, या उसमें एडिशन करेंगे, या उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। म्यूटाजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग का जिसमें रिप्लेसमेंट होता है अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बनता है, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या तो मतलब चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड हटा के दूसरा लगा दिया। डिलीशन मतलब परमानेंट उसका रिमूवल ही कर देंगे अमाइनो एसिड का। इंसर्जन या फिर एडिशनली हम एक अमाइनो एसिड और ऐड कर देंगे। दूसरा है डीएनए शफलिंग।
डीएनए शफलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो डीएनए है उसे डाइजेस्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसे ब्रेक डाउन कर दिया, फ्रेगमेंट्स हो गए उसके काफ़ी सारे। फिर पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाइब्रिड डीएनए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाती हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर, जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, और इससे हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाती हैं। क्लोनिंग के लिए इसे बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिज़ायर्ड जीन है, आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया तो डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन हो गए, वो फ्रेगमेंट्स मिल गए हमें काफ़ी सारे अपने जीन के। उसका हमने किया डीनेचुरेशन, यहाँ से पीसीआर चालू है 92 से 95 डिग्री सेल्सियस पे। डीनेचुरेशन मतलब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है सेकंड स्टेप एनिलिंग, जिसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एनिलिंग में क्या होता है, हम प्राइमर्स ऐड कर देते हैं। ये हमने प्राइमर्स ऐड कर दिए दोनों एंड पे, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम हो गया ऊपर वाला एंड, नीचे वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिलिंग में प्राइमर्स ऐड कर देते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप होता है एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे हमें नया स्टैंड फॉर्म होके मिल जाता है हमारी जीन का, या फिर डीएनए बोल सकते हैं उसका, सफल्ड जीन का। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अमाइलेज, लाइपेज एंड पेरोक्सीडेज। अमाइलेज ये एक एंजाइम होती है जिसका जो वर्क होता है वो होता है कि स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करना, स्टार्च का शुगर्स में, हाइड्रोलाइज करना स्टार्च को शुगर्स में। हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है अमाइलेज एंजाइम। सोर्स क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेंड होती है, बैक्टीरियल सोर्स, बैक्टीरिया से भी मिलती है हमें, बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस लैकिनिफॉर्मिस। और फंजाई से भी मिलती है, फंगल सोर्स होते हैं एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओरिजे। अमाइलेज के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज, गामा अमाइलेज। अल्फ़ा अमाइलेज कैल्शियम मेटेलो एंजाइम होती हैं, कैल्शियम के प्रेजेंस में वर्क करती हैं, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती हैं फास्टर रेट पे, बीटा अमाइलेज से फास्टर रेट पे ब्रेक डाउन करती हैं स्टार्च का। फिर आ जाता है जो इनका ऑप्टिमम पीएच होता है वर्किंग करने का, जिसपे अपनी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करती हैं 6.7 से 7, और एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। सेकंड है बीटा अमाइलेज, ये जो स्टार्च के स्ट्रक्चर के अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है उस पे वर्क करती हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ से, मतलब नॉन शुगर एंड जो है। ऑप्टिमम पीएच 4 से 5, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। गामा अमाइलेज ये वर्क करती हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे नॉन रिड्यूसिंग एंड से, जो कि स्टार्च के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर में, मतलब ग्लूकोज में। ऑप्टिमम पीएच होता है 3 इनके एक्टिविटी के लिए। मेथड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए एंजाइम्स के, वो है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, SMF। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन जो मेथड होता है उसमें हम यूज़ करते हैं मोलेसिस का और ब्रोथ का अपनी एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है लास्ट में वो फर्मेंटेड ब्रोथ की फॉर्म में मिलता है। इस टेक्निक में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी बैक्टीरिया हैं उनका यूज़ करते हैं जिन्हें ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, मतलब वाटर की प्रेजेंस में वो ज़्यादा फास्टर रेट पे ग्रो करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस होते हैं, जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसे यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और प्योर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब एंजाइम मिल जाता है प्योर फॉर्म में। सेकंड है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, SSF। इसमें हम ऐसे माइक्रोब्स
का प्रोडक्शन करते हैं जिन्हें कम मॉइस्चर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। सबमर्ज्ड में ऐसे का जो ऊपर वाला प्रोसेस था सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, उसमें उन माइक्रोब्स को हम प्रोड्यूस कर रहे थे जिन्हें ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, पर सॉलिड स्टेट में उल्टा, यहाँ पे लेस मॉइस्चर वाले माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए एंजाइम्स का। जो सबस्ट्रेट यूज्ड होती है इस प्रोसेस में वो है ब्रैन, बैग्रेसिस और पेपर पल्प। एडवांटेजेस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट होता है उसका रिसाइकल कर सकते हैं हम, वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं और फिर से सबस्ट्रेट की फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं मेथड में। तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, बार बार हमें सबस्ट्रेट परचेज नहीं करना पड़ता। इस मेथड में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिंपल होते हैं, उसे इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं और एंजाइम का हमें यील्ड ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। थर्ड मेथड है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पहले था सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, दूसरा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और थर्ड है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो ऊपर आई बटन पे शो होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी सिंपल सा इसमें बता देते हैं। इसमें दो ऑर्गेनिज्म के हम डीएनए आइसोलेट करते हैं और उन्हें डीएनए लाइगेज से बाइंड करके और पीसीआर के थ्रू मल्टीपल उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं और उसे जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमें वो कैरेक्टर चाहिए होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है माइलेज की? डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए स्टार्ची फूड को, जैसे स्टार्च जिन फूड्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि पोटैटो और ग्रेवीज़ में, उन्हें रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और बेकरी में यूज़ करते हैं स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए शुगर्स में। फ्यूल प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं हम अमाइलेज एंजाइम को, और कैंडी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं उनकी सॉफ्टनेस, कैंडी की सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। सेकंड एंजाइम है लाइपेज। ये एक एंजाइम तो सारी प्रोटीन ही होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम होती है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। लाइपेज लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। कहाँ से ऑब्टेंड होती है? सोर्स होते हैं इसके बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, फंजाई में एस्परजिलस नाइगर और ईस्ट में कैंडिला साइलेंट्रेसी। प्रोडक्शन के मेथड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन होता है। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जो कल्चर मीडिया है जिसमें हम ग्रो कराएंगे वो बनाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत होती है, यूरिया की ज़रूरत होती है, फेरिक क्लोराइड, बायोटिन, ग्लूकोज और डिस्टिल वाटर की ज़रूरत होती है। ये जो भी मीडिया होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे हम स्टरलाइज कर लेते हैं ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। प्रेशर होता है 15 psi और एक लूप जो होता है कल्चर मीडिया का, उसे हम फ्लास्क में ट्रांसफ़र करके इंक्यूबेशन कर देते हैं उसका 30 डिग्री सेल्सियस में 3 days के लिए। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है लाइपेज एंजाइम का, उसमें जब हमने फर्मेंटेशन करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट किया था पीपीटी अमोनियम सल्फेट का, वो हमें मिल जाता है। उसका डायलिसिस करते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें कंसनट्रेटेड लिक्विड की फॉर्म में लाइपेज हमें मिल जाती है। एप्लीकेशन क्या होता है लाइपेज का? डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, फैट एंड ऑयल प्रोसेसिंग मतलब फ़ैट और ऑयल बनाने में, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लास्ट एंजाइम है पेरोक्सीडेज। ये ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करती हैं, H2O2 को ब्रेक डाउन कर देती हैं, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है, उसका ब्रेक डाउन कर देती है। सोर्स होते हैं इसके, कहाँ से ऑब्टेंड होती है पेरोक्सीडेज? बैक्टीरिया से बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस स्फेरिकस,
साइनोबैक्टीरिया से भी ऑब्टेंड होती है। एनाबियना स्फेरिकस फंजाई से भी ऑब्टेंड होती है, कैंडिडा क्रूसेई। प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन ही होता है। और जो कल्चर मीडिया होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, K2HPO4, KH2PO4, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ईस्ट और लिग्निन 0.1% वेट बाय वॉल्यूम। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक मीडिया के अंदर हम ऐड कर देते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए, प्रेशर 15 psi। और जो ये कल्चर है उसका थोड़ा सा पार्ट लेके उसका ग्रो करा देते हैं, उसे फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं कल्चर मीडिया का एक पार्ट लेके थोड़ा सा, और इंक्यूबेशन कर देते हैं उसका 30 डिग्री सेल्सियस में 48 आवर्स, मतलब 2 दिनों के लिए। एप्लीकेशन होती है पेरोक्सीडेज एंजाइम की। इसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, मतलब जो वेस्ट हमें इंडस्ट्री से निकल रहा है उसके ट्रीटमेंट में उसे यूज़ किया जाता है पेरोक्सीडेज को। फिनॉल जो प्रेजेंट होता है इंडस्ट्रियल वाटर में, जो वेस्ट वाटर है उसे रिमूव करने के लिए पेरोक्सीडेज को यूज़ किया जाता है टॉक्सिसिटी कम करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की, और पॉलीमेरिक एनिलीन्स और फिनॉल्स बनाने में यूज़ किया जाता है उनका प्रोडक्शन करने में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।